वेलकम बैक बच्चों। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त 2020 की मैथ्स की वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 18 है। तो फटाफट ऊपर लिख लीजिए अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर है। वैसे तो लास्ट की जो वर्कशीट थी हमारी वर्कशीट नंबर 17, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर ही थी, पर ये भी वर्कशीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर है। तो देख लेते हैं। वो कहते हैं चिल्ड्रन लेट अस सी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्यू मोर इक्वेशंस। तो कुछ और इक्वेशंस के बारे में वो बात करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन वो आपको दिखाना चाहते हैं। लेट्स टेक एन इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 4 इफ वी कंसिडर इट एज एन इक्वेशन if only one variable, then it will have a unique solution as x is equals to 4, which will represent a point on the line. अगर इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 4, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तो कोई और आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू 4 है। तो ये इक्वेशन तो हुई, लेकिन ये यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन हुई, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 4 के अलावा और कोई सॉल्यूशन इसका है ही नहीं। और ग्राफ में भी इसका आंसर होगा, हम 4 पे एक डॉट लगा देंगे प्लस 4 पे। और क्योंकि इक्वेशन में सिर्फ x एक्सिस है, तो y एक्सिस आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं। तो आगे है कि इफ़ वी कंसिडर x इज इक्वल्स टू 4 अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 1x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 4। और वो कहता है कि अगर आप इसको टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आपको y भी लाना पड़ेगा, पर y इक्वेशन में है ही नहीं, आप लाओगे कहाँ से? तो हमने कहा हम ले आएंगे, हम y को 0 से मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा 1x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन का मतलब तो x इज इक्वल्स टू 4 ही हुआ। यू नो दैट अबव इक्वेशन विल हैव इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। और ऊपर वाली जो इक्वेशन चेंज करके लिखी है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। क्यों? आप y की वैल्यू पुट करते जाओ, पर x की वैल्यू हमेशा 4 आएगी। जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा, उन्होंने y को 1 पुट किया, x तब भी 4 आया। y को 0 पुट किया, -1 पुट किया, तब भी x की वैल्यू 4 ही आई। उन्होंने एक टेबल भी बना दिया। देखिए यहाँ पे भी x की वैल्यू 4, ये भी x की वैल्यू 4, ये भी x की वैल्यू 4, क्योंकि x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे देखते हैं। प्लॉटिंग दीज 3 सॉल्यूशंस ऑन ग्राफ पेपर, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, a graph of equation as x is equals to 4. This line intersect x axis at b. At this point value of x is 4. मैं आपको बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में कहता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी x की वैल्यू 4 है तो 4 पे लाइन खींच दो। अगर आपकी x की वैल्यू 3 है तो आप 3 पे लाइन खींच दो। अगर आपकी x की वैल्यू 2 है तो 2 पे लाइन खींच दो, बट वो लाइन इस तरीके से खींचना कि वो y एक्सिस के आसपास भी ना जाए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 थी, तो उन्होंने लाइन यहाँ खींच दी। अब ये लाइन देखो वाई एक्सिस से कभी नहीं मिलेगी। ये वाई जो लाइन है वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो गई है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो अब वो हमसे कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर। इनको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करो। हमने कहा कर लेते हैं। उसने बोला y इज इक्वल्स टू 0, तो हमने कहा y इज इक्वल्स टू 0 करना है, तो चलिए y इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। अब ये ग्राफ पेपर मैं आपके सामने ले आया हूँ, सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 0। अब y इज इक्वल्स टू 0 है, तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे है? यहाँ पे। और x की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये लाइन सीधी यही डल जाएगी यहाँ पे। ये आपकी लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू 0 की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू -5। बच्चों साथ साथ नोट डाउन करना, उसी एक ग्राफ पे आपको आज सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू -5। तो वापस ग्राफ पे आते हैं। y की वैल्यू देखिए, ऊपर जो वैल्यूज़ y की हैं वो प्लस की हैं, नीचे वाली y की वैल्यूज़ माइनस की हैं, और -5 है यहाँ पे। तो अगर मुझे -5 पे लाइन डालनी है तो मैं सीधी लाइन यहाँ डाल दूंगा। और लिखूंगा y इज इक्वल्स टू -5। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0।
अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 उस तरफ गया दूसरी तरफ, तो क्या हो गया 3, और x इज इक्वल्स टू 3, ये 2 मल्टीप्लाई होता है यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 3/2। 3/2 कितना होता है, 3/2 का मतलब होता है आधा, और 1 यानी कि 1.5, 1.5। आंसर प्लस का है, तो अगर प्लस वाले आंसर को देखते हैं तो ये x की वैल्यू यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ प्लस में होती है और इस तरफ माइनस में होती है। x की वैल्यू 1.5। अब देखिए x की वैल्यू प्लस में है, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इन दोनों के बीचों बीच होगा 1.5, तो 1.5 मतलब यहाँ पे, तो एक सीधी लाइन खींच देते हैं। और इस सीधी लाइन को खींचने के बाद लाइन पे लिखेंगे ज़रूर x इज इक्वल्स टू 3/2 और 1.5। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -3 देखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ प्लस में है और ये दूसरी तरफ माइनस में है। तो मैंने देखा x इज इक्वल टू -3 तो यहाँ पे है, तो जो x की वैल्यू है तो सीधी लाइन खींच देंगे बिल्कुल, ये आ गई आपकी लाइन, और हमने लिख दिया x इज इक्वल्स टू -3। ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की दूसरी वर्कशीट किस चीज़ की है। बेटा दूसरी वर्कशीट है साइंस की। तो साइंस की जो वर्कशीट है वो आज आपकी मास और मोलर मास के ऊपर है। तो वो कहता है मोलर मास, द मास ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। यानी 1 मोल के अंदर जितना पदार्थ होता है उसको मोलर मास कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, अब 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, इतने पार्टिकल होते हैं 6.022 × 10⁻23। तो वो कहता है कि ये किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राम। यानी कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन का मास भी 1U होता है, तो 1U से हो गया आपका 1 ग्राम, और 1 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होंगे। ऐसे अगर किसी और का एग्जांपल लूँ, हीलियम का लेते हैं, हीलियम का मास होता है 4U, तो इसके 4 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे। फिर वो कहता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स। 1 मोल का मास फिक्स है, जैसे हीलियम का 1 मोल का मास 4 ग्राम ही होगा। फिर वो कहते हैं द रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड मोलर मास। तो मोल और मोलर मास के बीच में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो मैंने पिछली क्लास में जो वर्कशीट आई थी उसके बेसिस पे एक वीडियो बनाया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट अगर सीखना है 10 मिनट में तो उस वीडियो को देखो। अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, उसको देखो। नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट 10 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ है मोलर मास ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन हो गया 2 1 ज़ा 2, 1 ऑक्सीजन 1 × 16 16, और 2 + 16 कितना हो गया 18U। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना वाटर जिसका मोलर मास हो गया 18 ग्राम। ऐसे ही मोलर मास ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम। 36 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 36 ग्राम में हमने सीधा फॉर्मूला यूज़ किया गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 36 ग्राम, m अपॉन मोलर मास कितना होता है 18, तो 36 डिवाइड बाई 18 2 मोल आ गया आपका आंसर। इसी टेक्निक को मैंने उस दूसरी वर्कशीट के वीडियो में सॉल्व किया है, उसको ज़रूर देखिए। ये सारी टेक्निक आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होती हैं, मोलर मास m ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1 × 12। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाला है 44 आता है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ऐसे ही निकाल लूँगा, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16,
2 ऑक्सीजन हो तो 16 इंटू 2 32 प्लस कार्बन का 12 44 और 88 ग्राम में वो पूछे कितना होगा, तो हमने कहा भाई 88 को 44 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया 2 मोल। आगे देखते हैं, इसी में उन्होंने पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो हमने कहा 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 2 मोल में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोलर मास। तो बेटा मोलर मास की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर आपके सामने है, ये लिखिए मोलर मास की डेफिनेशन। द मास ऑफ पार्टिकल ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो ये आपका पहला आंसर हो गया आज के लिए। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2, इसका मास निकालना है। तो हम कहते हैं कि अब आपको गिवन नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है 0.5 और गिवन मास कितना है जो ग्राम में दे रखा है वो निकालना है आपने। मोलर मास N2 का अगर निकालेंगे तो 14 इंटू 2 होता है 28। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल गिवन मास आपको निकालना है अपॉन मोलर मास 28, तो 0.5 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन 28 और 28 को हमने यहाँ ले गए तो 28 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 14 ग्राम। तो 14 ग्राम आपका गिवन मास है। याद रखिए गिवन मास वो मास होता है जो ग्राम में होता है, तो क्वेश्चन में जो भी मास आपको ग्राम में दे रखा है वो गिवन मास है। दूसरा देखते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ HCl। अब HCl का मोलर मास निकालना है, तो HCl का मोलर मास तो बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ HCl को देखूँ तो मेरे पास HCl में क्या है, एक H है प्लस एक Cl है। H का मास होता है 1 और Cl का मास यहाँ पे लिखा है उन्होंने 35.5। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम। मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है। फिर वो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 48 ग्राम हीलियम में देख लेते हैं। मैंने HCl वाला क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व कर रखा तो कंफ्यूज मत होना। अब 48 ग्राम हीलियम के अंदर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। हमने कहा जी नंबर ऑफ मोल निकालने, बिल्कुल निकालने। गिवन मास 48 ग्राम, ग्राम में जो भी दे रखा है वो गिवन मास। मोलर मास 4U, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गया 48/4 जो कि 12 मोल होता है। लास्ट क्वेश्चन था आपको निकालना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H6। तो C2H6 का मोलर मास निकालना है। C आपके पास 2 हैं प्लस H आपके पास 6 है, तो 2C का मास कितना हो गया 12 प्लस 6 H का मास हो गया 1, तो कितना हो गया टोटल ये 12 2 ज़ा 24 प्लस 6, तो दोनों का टोटल कितना हो गया जी 30 ग्राम। ये आपका निकल गया मोलर मास C2H6 का। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, सारे आंसर्स आपकी एक ही स्क्रीन पे हैं। ये आपके आज के आंसर्स हैं। पर बच्चों आपने मेथड ठीक लिया है सबका कि कैसे सॉल्व करना है। मेथड को यूज़ करो और क्वेश्चन देख के अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज की तीसरी वर्कशीट पर, जो कि है हिंदी की। तो हिंदी की जो वर्कशीट है आज आपके पास आया जी रचनात्मक लेखन। वैसे ये रचनात्मक लेखन है नहीं, ये हेडिंग गलत लिख रखी है, क्योंकि अगर मैं वर्कशीट को देखूँ तो वर्कशीट हिंदी ग्रामर की है, रचनात्मक लेखन की नहीं है। तो ये जो ऊपर लिखा है रचनात्मक लेखन ये गलत है। अब आज की जो वर्कशीट है वो है वाक्य और उसके भेद। तो मैं आपको इस सब के बारे में एक बात बताता हूँ। वो कहता है कि हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वो पंक्तियों में होता है, जिससे वाक्य कहा जाता है, जो कभी एक अक्षर का होता है तो कभी एक शब्द का होता है, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन इन शब्दों में वाक्यों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो अब क्या है कि वाक्य भी जो होते हैं ना बेटा वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो वाक्य होते हैं, वाक्य को पढ़ के ही या तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भाव क्या है, या तो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो कोई भाव होगा, भाव नहीं होगा तो एक सीधी स्टेटमेंट होगी कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, या प्रश्न पूछा जाता है, या फिर कई बार प्रश्न नहीं तो रचनात्मक होते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर वाक्य भेद किए जाते हैं।
वाक्य में जैसे इसने लिखा है कि इन्हीं दो आधारों पर वाक्य का भेद किया जाता है। कौन सा आधार? कि वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे बच्चे खेलते हैं, यह वाक्य के बारे में कहा जा रहा है, अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता हैं। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे गीता टीवी देखती है, वाक्य में गीता के बारे में कहा जाता है कि वह टीवी देख रही है, टीवी देखना ही विधेय है। तो अब इसके बेसिस पे 8 तरीके के वाक्य होते हैं बेटा, जिसमें पहला होता है विधानवाचक। विधान मतलब ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सूरज पूरब से उगता है, मैं खाना खा रहा हूँ। दूसरा है निषेधवाचक। निषेध ना अपने आप में पता लग रहा है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने अर्थात उसके निषेध यानी कि ना, नो, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम मेरी बात नहीं सुनती, तुम बहुत बुरी लड़की हो, नहीं ये बुरी लड़की निषेध में नहीं आएगा। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो, जैसे अभी बाहर रुको। आज्ञावाचक, जैसे आपने बोला मैम मे आई कम इन और मैम ने बोला नो, तो वो आज्ञावाचक हो गया। फिर है विस्मयावाचक। ऐसे वाक्यों में विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। जैसे शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो, कहते हैं ना, आपको कहते हैं स्कूल में बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही तरक्की करो। फिर है प्रश्नवाचक। नाम से ही पता लग रहा है प्रश्न पूछा जाता है, क्या कोरोना महामारी है? लो, ये भी कोई प्रश्न है, हम सभी जानते हैं महामारी है। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा जताई जाए, ऐसी बातों की इच्छा या शुभकामना या आशीर्वाद, जैसे भगवान आपका भला करे, जी बिल्कुल करेगा। तो उसके बाद हम 6 तक पहुंच चुके हैं। 7वां है संदेहवाचक। मुझे वाक्यों में संदेह, संभावना आदि का पता चले, जैसे आज क्या, शायद आज धूप निकले, संदेह है। और संकेतवाचक, जिसमें वाक्य में क्रिया को दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यदि परिश्रम करते हो तो फेल नहीं होगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये सेंटेंस है, अब इनको छांट लेते हैं। तो पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। तो बेटा गंगा हिमालय से निकलती है, ये तो आपका विधानवाचक हो गया। निकलती है तो निकलती है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? तो अब क्या शिखर, तो प्रश्नवाचक है। फिर है यदि वह खेलती तो आज बढ़िया खिलाड़ी होती, तो ये संकेतवाचक है, क्योंकि इसमें एक सेंटेंस, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे टिका है। अच्छा, वह इतना बढ़िया गाती है, तो ये विस्मयवाचक हो गया। फिर है वह अभी आता ही होगा, तो वह अभी आता ही होगा मतलब अब आप देखो कि वो एक तरीके से बता रहा है हमको कि आता ही होगा, तो इसके लिए संदेहवाचक होगा। उनको पक्का नहीं है कि वो आएगा, पर आता ही होगा। छठा है कई दिन से धूप नहीं निकली है। कई दिन से धूप नहीं निकली, नहीं का मतलब ना, और ना वाला सेंटेंस कौन सा था? अगर आपको याद हो तो ना वाला था निषेधवाचक, जिसमें हमने कहा था कि ना वाली बात होगी। अगला है निषेधवाचक के बाद आपकी यात्रा सुखद रहे, इच्छावाचक, इच्छा की जा रही है। और करीम फुटबॉल खेलो। करीम फुटबॉल खेलो कैसा है? आज्ञावाचक, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, आज्ञावाचक। तो बच्चों, आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्यों के भेदों को छांट कर लिखिए। आप आराम से लिख सकते हैं इसको कि आज आपने जो बात करी उसमें किस किस तरीके के वाक्य थे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट ख़त्म हुई। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।